हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैट्रिक कोचिंग सेंटर। हम लोगों का ज्योग्राफी का क्लास चल रहा था, जिसमें से आज हम लोगों का लास्ट क्लास है ज्योग्राफी का, जिसका ये 13वां लेक्चर होगा। और ये 13वां लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि 2018 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका फर्स्ट सेटिंग एग्ज़ाम में इसका जो दो दिग उत्तरीय सवाल था वह दोनों सवाल ही पूछ लिया गया था। इसलिए इसका ये दोनों सवाल, और इसमें अगर पूछा जाता है तो 5 नंबर से 2 सवाल पूछा जाएगा। अगर दो नंबर की बात की जाए तो 2 नंबर से एक ना एक सवाल इससे ज़रूर रहता है। तो यह जो हमारा मानचित्र अध्ययन वाला लेक्चर होगा यह बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि इससे पूछा गया है सवाल जो कभी नहीं पूछा जाता था, लेकिन 2018 में पूछा गया था मैट्रिक परीक्षा की ओर से। तो आप लोगों का ये जो है 2022 में जो आप लोग देंगे एग्ज़ाम, उसमें यह बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगा। इसलिए ये अध्याय को हम लोग अच्छे प्रकार से देखेंगे। और न्यू स्टूडेंट जो हैं उसको हम बता दें, क्या हमारे चैनल पर पढ़ाने का तरीका कुछ और है, इसलिए आप लोग शुरू से वीडियो देखें तो आप लोगों को अच्छी प्रकार से समझ आएगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप सभी जानते हैं पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार की भू आकृतियाँ पाई जाती है। इनमें कुछ भू आकृतियों के नाम आप जानते हैं। इसमें शंक्वाकार पहाड़ी है, पठार भी है, आकार की घाटी है, पठार है, भी आकार की घाटी, जलप्रपात, झील इत्यादि प्रमुख है। आप तो सभी लोग जानते हैं कि पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार की भू आकृति है, जिसमें शंक्वाकार पहाड़ी भी है, पठार भी है, आकार की घाटी भी है, जलप्रपात, झील इत्यादि सभी चीज़ है। इन आकृतियों को मानचित्र पर निरूपण ही उच्चावच निरूपण कहलाता है। तो उच्चावच निरूपण हम लोगों का चैप्टर क्या है? मानचित्र अध्ययन। मानचित्र अध्ययन पर उच्चावच का निरूपण किस प्रकार से किया जाता है, उसी के बारे में हम लोगों को खास करके पढ़ना है। तो यहाँ दिया हुआ है क्या उच्चावच निरूपण कहलाता है। तो आखिर जो ये हमारा शंक्वाकार पहाड़ी, भी आकार की घाटी, जलप्रपात, झील इत्यादि है, उनको मानचित्र पर निरूपण किस प्रकार से किया जाएगा, उन्हीं को हम लोग कहते हैं उच्चावच निरूपण। जो मानचित्र पर अध्ययन किया जाएगा, मानचित्र पर जो निरूपण किया जाएगा, जिसमें कि हम लोगों का शंक्वाकार पहाड़ी, पठार, भी आकार की घाटी, जलप्रपात, झील इत्यादि। नेक्स्ट हम लोगों का दूसरे शब्दों में उच्चावच निरूपण का तात्पर्य मानचित्रण की वह विधि है जिसके द्वारा धरातल पर पाई जाने वाली त्रिमितीय आकृति का समतल सतह पर प्रदर्शन किया जाता है। पृथ्वी पर पाए जाने वाली सभी भू आकृतियों में लंबाई, चौड़ाई एवं ऊंचाई होती है, जिसके कारण वह त्रिआयामी होते हैं। अगर पहाड़ी होगा तो वो ऐसे होगा, लंबाई हो गया, चौड़ाई होगा, और ये जो हमारा ये ऊंचाई हो जाएगा, इसकी ऊंचाई। तो पृथ्वी पर पाए जाने वाली सभी भू आकृति कैसी होगी? त्रिआयामी होगी। इन भू आकृतियों की समतल सतह पर द्विआयामी रूप से प्रदर्शित किया जाता है। अतः मानचित्र पर इन त्रिआयामी प्रदर्शित वाले की समय समय पर अनेक विधियों का विकास किया गया है, जिसमें उच्चावच प्रदर्शन की यानी झील, जलप्रपात सबको प्रदर्शन के लिए धरातल पाए जाने उच्चावच प्रदर्शित करने विकसित की विधियों में कुछ प्रमुख का विवरण दिया गया है। जिसमें जो हेसियन विधि है, आप लोग इसे पूरा ही याद करके रखेंगे। हेसियन विधि से कई बार पूछा गया है कि हेसियन विधि से आप क्या समझते हैं। इस विधि का विकास ऑस्ट्रेलिया के एक सैन्य अधिकारी लेहमान ने किया था। यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है। हेसियन विधि का आविष्कार किसने किया था? आप लोग यहाँ से शॉर्ट नोट्स बनाएंगे। हेसियन विधि का आविष्कार किसने किया था? तो आप लोग ये सवाल बना लेंगे, क्या हेसियन विधि का विकास ऑस्ट्रेलिया के एक सैन्य अधिकारी लेहमान ने किया था। यह उच्चावच निरूपण की इस विधि के अंतर्गत, यानी कि हेसियन का विधि जो है, इसके अंतर्गत छोटी, महीन एवं खंडित रेखाएं खींची जाती हैं। ये रेखाएं ढाल दिशा अथवा जल बहने की दिशा में खींची जाती है। फलतः अधिक या तीव्र वाले ढाल भागों के आसपास इन रेखाओं की मोटी एवं गहरी कर दिया जाता है। ऐसी स्थिति में धरातल का जो भाग जितना अधिक ढालुवा है, हेसियन विधि का मानचित्र वह भाग उतना ही अधिक काला दिखाई देता है। इस विधि से मानचित्र काफ़ी आकर्षक एवं सजीव दिखता है। तो किस विधि से मानचित्र ज़्यादा आकर्षक एवं सजीव दिखता है? तो हमारा आंसर वहाँ होगा हेसियन विधि से मानचित्र ज़्यादा सजीव एवं आकर्षक दिखता है। जिसका आविष्कार कौन किया था, यानी विकास कौन किया था? तो लेहमान, जो कि ऑस्ट्रेलिया का सैन्य अधिकारी था।
नेक्स्ट हम लोग का है पर्वतीय छायाकरण विधि। ये सब उच्चावत प्रदर्शन की विधि है। पर्वतीय छायाकरण विधि की बात करें तो इस विधि के अंतर्गत उच्चावत प्रदर्शन की भू आकृतियाँ उत्तर पश्चिम कोने पर ऊपर से प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है और इसके कारण अंधेरे में पड़ने वाले हिस्सों को ढाल की गहरी आभा से भर देता है, जबकि प्रकाश वाले हिस्से आप लोगों को इतना सारी याद नहीं करना है। हम आपको अंत में बताएंगे कि आप लोगों को किस प्रकार से सवाल हल करना है और अपना चैनल का लिंक दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन में। तो पर्वतीय छायाकरण, हेस्यूर विधि, ये सब आप लोगों को 5 नंबर में पूछा जाएगा। वहाँ सवाल जिस प्रकार से पूछा जाएगा वो अंत में दिया गया है, तो आपको हम बता देंगे किस प्रकार से बनाना है। सिर्फ मेन पॉइंट हम डिस्कस करेंगे यहाँ। तल चिन्ह, ये भी उच्चावत प्रदर्शन विधि है। तो इसमें बात किया जाता है वास्तविक सर्वेक्षण के द्वारा भवनों, पुलों, खंभों, पत्थरों जैसे अस्थायी वस्तुओं पर समुद्र तल से मापी गई ऊंचाई को प्रदर्शित करने वाली तल चिन्ह को तल चिन्ह कहा जाए। आप लोग यहाँ शॉर्ट नोट्स बनाएंगे क्या, तल चिन्ह देकर डैश मार के लिखेंगे। वास्तविक सर्वेक्षण के द्वारा भवन, पुल, खंभा, पत्थर जैसे अस्थायी वस्तुओं का समुद्र तल से मापी गई ऊंचाई को प्रदर्शित करने वाले चिन्ह को तल चिन्ह कहा जाता है। मानचित्र पर ऐसे ऊंचाई प्रदर्शित करने वाली ऊंचाई फीट अथवा मीटर किसी एक इकाई में लिखा जाता है। नेक्स्ट है हम लोग का स्थानिक ऊंचाई। तल चिन्ह और स्थानिक ऊंचाई से कई बार अंतर पूछा गया, तो आप लोग इसे बनाएंगे। तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को स्थानिक ऊंचाई कहा जाता है। तो तल चिन्ह की सहायता से मापी गई किसी विशेष मापी गई ऊंचाई को हम लोग क्या कहेंगे, स्थानिक ऊंचाई कहा जाता है। और इस विधि को बिंदुओं द्वारा मानचित्र में विभिन्न स्थान की ऊंचाई संख्या निर्धारित किया जाता है। उसके बाद है त्रिकोणमितीय स्टेशन। तो त्रिकोणमितीय स्टेशन का संबंध उन बिंदुओं से है जिनका उपयोग त्रिभुजन एक प्रकार का सर्वेक्षण द्वारा करते समय स्टेशन के रूप में। आप लोगों को ये सब नहीं याद करना है क्योंकि इतना डीप नहीं पूछेगा आप लोगों को। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे एटलस पर। एटलस दीवार मानचित्र पर इस विधि का उपयोग आपने अवश्य देखा। तो एटलस का प्रयोग किस पर होता है, तो दीवार एवं मानचित्र पर होता है। दीवार एवं मानचित्र पर एटलस रंजन का प्रयोग होता है। और नेक्स्ट हम लोगों का है ऊंचाई वृद्धि के अनुसार रंगों की हल्की आभा होती है और इनमें समुद्र या जलीय भागों को नीले रंग से दिखाया जाता है और मैदान को हरा रंग तथा पर्वतों को बादामी हल्का कत्थई रंग से दिखाया जाता है। तो आप लोग लिखेंगे जलीय भाग को नीला रंग से, मैदान को हरा रंग से, पर्वतों को बादामी या हल्का कत्थई रंग से दिखाया, जबकि बर्फीले क्षेत्र को सफ़ेद रंग से दिखाया जाता है। नेक्स्ट है समुद्र रेखा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। 2 नंबर में इसको अगर 2 नंबर में पूछिएगा तो यही सवाल आप लोगों का, समुद्र रेखा से आप क्या समझते हैं, तो आप लोग यहाँ से अच्छी प्रकार से शॉर्ट नोट्स बनाएंगे। तो समुद्र रेखा के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो समुद्र रेखा में दिया गया है समुद्र रेखा की सहायता से उच्चावत प्रदर्शन की विधि को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तो समुद्र रेखा को सहायता से उच्चावत प्रदर्शन की विधि को सर्वश्रेष्ठ माना गया। यह एक मानक विधि है। वस्तुतः समुद्र रेखा भूतल पर समुद्र जल तल से एक समान ऊंचाई वाले बिंदुओं स्थानों को मानचित्र पर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखा है। तो समुद्र रेखा कौन सी रेखा है, तो स्थानों को मिलाकर मानचित्र पर खींचे जाने वाली काल्पनिक रेखा है। इन रेखाओं के छेद में संपर्क किए गए वास्तविक सर्वेक्षण के आधार पर खींचा जाता है। मानचित्र में प्रत्येक समुच्च रेखा के साथ उसकी ऊंचाई का मान लिख दिया जाता है। मानचित्र पर इन समुच्च रेखाओं को बादामी रंग से दिखाया जाता है। नेक्स्ट बात करें तो समुच्च रेखा विभिन्न आकृतियों का प्रदर्शन के बारे में दिया गया है। तो समुच्च रेखाओं की सहायता से भू आकृतियों का प्रदर्शन करने के लिए उन आकृतियों की जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि भू आकृतियों के अनुरूप ही समुच्च रेखाओं का प्रारूप बनता है। तो समुच्च रेखाओं का प्रारूप किस अनुसार बनता है, तो भू आकृतियों के प्रारूप ही बनता है। उन समुच्च रेखाओं का संख्यात्मक मान बैठाया जाता है। उदाहरण के लिए यदि आप वृत्ताकार प्रारूप में 8-10 समुच्च रेखाएं खींचते हैं, तो आप लोगों को इस प्रकार से, अगर नहीं पढ़ना है हम पहले ही बता चुके हैं, तो हम लोगों को किस प्रकार से पढ़ना है जिससे कि ज्योग्राफी का एक सवाल भी नहीं छूटे, अच्छी नंबर आ जाए और कम ही पढ़ाई में। तो पूरा कहने का तात्पर्य यह है कि समुच्च रेखाओं भू आकृति प्रदर्शित करते समय उन रेखाओं का मान अच्छी तरह समझ कर लिखने चाहिए। समुच्च रेखीय मानचित्र का अनुभाग रेखा खींचने के बाद पार्श्वचित्र बनाया जाता है। इस पार्श्वचित्र की सहायता से भू आकृतियों को स्पष्ट समझा जा सकता है। नेक्स्ट बात करेंगे पर्वत।
पर्वत किसे कहेंगे? पर्वत स्थल पर पाई जाने वाली वो आकृति है जिसका आधार काफ़ी चौड़ा एवं शिखर काफ़ी पतला एवं नुकीला होता है। तो पर्वत किसे कहेंगे हम लोग? तो पर्वत स्थल पर पाई जाने वाली वो आकृति है जिसका आधार काफ़ी चौड़ा होता है लेकिन शिखर काफ़ी पतला होता था। इस प्रकार से होगा जिसका जिसका आधार काफ़ी चौड़ा है लेकिन इसका शिखर काफ़ी पतला है। आसपास के स्थलाकृति में यह पर्याप्त ऊंची उठी हुई है और इसका रूप शंक्वाकार या शंकुनुमा होता है। ज्वालामुखी से निर्मित पहाड़ी शंकु आकृति होती है। तो ज्वालामुखी से निर्मित पहाड़ी कैसा होता है? तो शंकु आकृति होती है। जो हमारा दिया गया है, तो यह पहाड़ी किससे निर्मित है? तो यह पहाड़ी मेरा शंकु ज्वालामुखी से निर्मित है और बाहर से अंदर की ओर वृत्तों को छोटा होता जाता है और बीच में सर्वाधिक ऊंचाई वाला वृत्त होता है। बाहर से अंदर की ओर सर्वोच्च रेखाओं का मान क्रमशः बढ़ता जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है पर्वत, पठार और जलप्रपात पढ़ेंगे हम लोग। वी आकार की घाटी, उसके बाद मेरा खत्म हो जाएगा ये। पठार में बात करें तो पठार धरातल पर पाई जाने वाली ऐसी आकृति है जिसका आधार और शिखर दोनों चौड़ा होता है। इस प्रकार से होगा जिसका आधार भी चौड़ा होगा और शिखर भी चौड़ा होगा और और विस्तृत होता है, परंतु इसका विस्तृत ऊबड़ खाबड़ होता है। इसका विस्तृत कैसा होता है? ऊपर खाबड़। परिणाम स्वरूप पठारी भाग को दिखाने के लिए सर्वोच्च रेखाओं का लगभग आकृति बनाते हैं। तो पठारी भाग को दिखाने के लिए समोच्च रेखा को किस प्रकार से बनाते हैं? तो लंबाकार आकृति में बनाते हैं। प्रत्येक समोच्च रेखा को बंद आकृति में बनाया जाता है। तो प्रत्येक समोच्च रेखा को किस प्रकार से बनाया जाता है? तो प्रत्येक समोच्च रेखा को बंद आकृति में दिखाया जाता है। इसका मध्यवर्ती समोच्च रेखा भी पर्याप्त चौड़ा बनाया जाता है। नेक्स्ट बात करें हम लोग तो जलप्रपात। यह किसी नदी का जल अपनी घाटी से गुजरने के दौरान ऊपर से नीचे की ओर तीव्र ढाल पर अकस्मात गिरती है, तब उसे हम जलप्रपात कहा जाता है। जब किसी नदी का जल अपनी घाटी से गुजरने के दौरान ऊपर से नीचे की ओर जब कोई देखिए इसको हम इस प्रकार से समझेंगे। जब किसी नदी का ये जल है और अपनी घाटी से गुजर रहा है और गुजरने के दौरान वह ऊपर से नीचे की ओर अकस्मात गिरती है। देखिए ऊपर से नीचे की ओर अकस्मात गिरती है। यह घाटी था और इसमें बह रहा था, तो ऊपर से अकस्मात गिरती है, तब उसे हम क्या कहेंगे? तो हम कहेंगे इसे जलप्रपात। क्या कहेंगे? जलप्रपात। बस इसी को कॉन्सेप्ट है यहाँ। और इस आकृति दिखाने के लिए खड़ी ढाल के पास समोच्च रेखा को एक स्थान पर मिला दिया जाता है तो शेष भागों के अनुरूप जिस प्रकार से मैप में समझाया गया है यानी कि इमेज में, तो आप लोग इसे देख लेंगे। भी आकार की घाटी में बात किया जाए तो भी आकार की घाटी का निर्माण नदी द्वारा किया जाता है। भी आकृति का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? तो नदी द्वारा किया जाता है। और खाड़ी में भी आकार की घाटी का निर्माण नदी द्वारा उसके युवावस्था में किया जाता है। तो भी आकार की घाटी कब नदी द्वारा किया जाता है? तो युवावस्था में किया जाता है। और इस आकृति का प्रदर्शित करने के लिए समोच्च रेखा को अंग्रेजी के भी अक्षर की उल्टी आकृति बनाई जाती है। तो भी अक्षर ऐसी होती है, इसकी उल्टी आकृति ऐसे होगी और जिसमें समोच्च रेखाओं का मान बाहर से अंदर की ओर क्रमशः घटता जाता है। और इस प्रकार से यह हमारा पूरे बुक का सबसे छोटा चैप्टर था और ख़त्म हुआ। और इसका हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखें तो उच्चावच प्रदर्शन के लिए हेसियोड विधि का विकास किसने किया था? तो आप लोग अभी तुरंत ही बताएं 2 मिनट पहले, क्या उच्चावच प्रदर्शन की विधि के लिए कौन विकास किया था? तो जो हेसियोड विधि था, तो आप लोगों को पता ही होगा, जो वीवीआई लगाते हो तो लेहमान होगा इसका आंसर। उसके बाद परिधीय छायाकरण विधि में भू आकृतियों पर किस दिशा में प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है? तो उत्तर पश्चिम दिशा में। छोटे महीन एवं खंडित रेखाओं की ढाल की दिशा में खींचकर उच्चावच प्रदर्शन की विधि को क्या कहा जाता है? तो हेसियोड विधि। जैसे हम लोग तुरंत ही पढ़े हैं इसे, तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहते हैं? तो स्थान विशेष ऊंचाई कहते हैं। तो तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई, तो हम लोग यहाँ भी पढ़े थे ये सवाल को, तल चिन्ह की सहायता से 2 मिनट पहले हम लोग इसे पढ़े हैं। तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को स्थानिक ऊंचाई कहता है। सॉरी, ये सवाल हम मिस कर रहे थे, तो आप लोगों को इसलिए हम देख के ही बता दिए। तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहते हैं हम लोग? तो स्थानिक ऊंचाई कहते हैं। नेक्स्ट बात करें तो स्तर रंजन विधि के अंतर्गत
नीले रंग के किस भाग में दिखाया जाता है? तो जल को आप लोग जो बताए थे क्या, जल, पर्वतीय और पहाड़ को किस प्रकार दर्शाया जाता है, बना लेंगे उसको। और यहाँ जो दोनों 2 नंबर का सवाल है, इसमें से आप लोगों को एक भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि 2018 में यहीं से मेरा 10 नंबर का सवाल पूछ दिया था, जिसमें एक बनाना था। तो इसमें से कोई भी ऐसी सवाल नहीं है जिसको आप लोग छोड़ने के मानो स्तर रंजन छोड़ सकते हैं और 5 नंबर छोड़ सकते हैं, लेकिन 1, 2, 3 इतना इम्पोर्टेंट है, कहने की बात नहीं है। तो आप लोग इसे कभी नहीं छोड़ेंगे। 1, 2, 3 नंबर जो आप लोगों के सामने है, इसे तो आप लोगों को कभी नहीं छोड़ना है। और इसका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो है, तो आप लोगों को इसको तो भूलना ही नहीं है। ये तो हर वक्त आप लोगों को आना चाहिए। कभी भी अगर इसका सवाल नहीं आए तो आप समझ लीजिए मेरा 7 से 8 नंबर जा रहा है। अगर अब सब्जेक्टिव में यानी कि दीर्घ में पूछा तो 5 नंबर, अगर दीर्घ ना पूछा तो हमारा 2 नंबर वाला पूछेगा, जिसमें 2 नंबर में आपका 2 चले जाएगा। इसमें आप कुछ भी अलग से नहीं लिख सकते हैं। छायाकरण यदि आप लोग को पढ़ेगा तभी 2 लाइन लिख सकता है, अन्यथा कोई नहीं पढ़ा है तो इसमें एक भी लाइन नहीं लिख सकता है। तो आप लोग इस वीडियो को दोबारा देखें, अच्छी प्रकार से समझ लें, और ये दोनों सवाल तो आप नेसेसरी ही बनाए, ज़रूर से ज़रूर बनाए। तो आप लोगों को पता ही है कि अगर आप लोगों से सवाल नहीं बने तो डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, तो आप वहां से जुड़ सकते हैं, जिसका हम लोगों का टेलीग्राम चैनल का नाम है मैट्रिक कोचिंग सेंटर। तो आप लोग वहां से जुड़कर ये सारी सवाल का एकदम अच्छी प्रकार से नोट्स के रूप में ले सकते हैं और अच्छी प्रकार से याद कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारा ज्योग्राफी बुक का एंड हुआ, और हम लोगों का इसमें बचा है हम लोग डिजास्टर मैनेजमेंट यानी कि आपदा प्रबंधन। तो हम लोग इसे कुछ दिन के बाद पढ़ेंगे। अब हम लोग संस्कृत बुक को पढ़ेंगे। संस्कृत बुक अच्छी प्रकार से हम लोग पार्ट 2 जो उसका है उसी को हम लोग पढ़ेंगे। अब संस्कृत पार्ट 2 जो है उसका पूरा पढ़ेंगे, एकदम संस्कृत से हिंदी में आप लोगों को समझाएंगे, अच्छी प्रकार से समझ आएगा। मैं आशा करूँगा क्या आप लोगों को अच्छी प्रकार से समझ में आए हमारा हर एक लेक्चर। अगर जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं तो अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर एक वीडियो जब हम डालें तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिले, जिससे हमारी वीडियो आप लोगों को तुरंत ही मिल जाए और आप लोग देखें और अच्छी प्रकार से पढ़ें। तो थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, थैंक्स फॉर वाचिंग।